हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 का चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी बहुपद है और मुख्यतः है द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें और उसके शून्यक जो होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, जीरोज जो होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो परिभाषा कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि बहुपद होता क्या है। तो यहाँ बहुपद में क्या देखना है, जैसे कोई भी टर्म्स जो होते हैं उनमें या तो प्लस या फिर माइनस के निशान यदि पुटअप कर दिए जाएं, शामिल कर दिए जाएं, तब उन पदों को मिलाकर जो व्यंजक बना वो बहुपद कहलाएगा। उसमें कितने भी पद हो सकते हैं। यदि एक पद है तो उसे अपन रैखिक पद कहेंगे, दो पद हैं तो उसे हम द्विपद कह देंगे, तीन पद हैं तो वो त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अधिक पदों वाले जो व्यंजक होंगे उनको हम बहुपद कहेंगे। उसी में घातों के अकॉर्डिंग भी इनको क्लासिफाई किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। जिस एक्सप्रेशन में जिस बीजीय व्यंजक की घात एक ही होगी उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। घात एक ही घात एक ही हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। घात कितनी हो, एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। घात जिसमें दो हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तीन हो उसे त्रिघात। तो इसे स्पष्ट हो गया होगा घात के अकॉर्डिंग हम इसे किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। यहाँ हम मुख्यतः इस वीडियो में हम इस द्विघात समीकरण के ऊपर ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करी जाए तो कोई भी समीकरण मैं आपको बताऊं दिया गया हो, जैसे 4x² + 8x, ये कोई इक्वेशन अपने को दे रखा है और क्या कहा जाए कि इस बहुपद या ये जो समीकरण हुआ, इस समीकरण के पहले तो शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक, जिनको अंग्रेजी में हम कहेंगे जीरोज। शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो समीकरण है ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन यहाँ आ जाए, 4x कॉमन आने पर यहाँ x बचता है, यहाँ 2 बचता है, बराबर 0। अब दो फैक्टर हो गए, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। 4x को एक बार 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ जाती है 0। यदि हम x + 2 को 0 के इक्वल पुटअप करें तो x की वैल्यू आती है -2। तो 0 और -2 इस बहुपद या इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए? शून्यक हुए, या यूँ कहें जीरोज हुए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये जो जीरोज प्राप्त हुए हैं, ये जीरोज और इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है, उन संबंधों की जांच करनी है। तो जो अपने पास इसके जो 0 आए वो एक तो आया 0 शून्यक और एक आया -2। अब ध्यान देंगे, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो इसके शून्यक और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a b c किस प्रकार से रिलेटेड होता है। मान लेते हैं इसके यदि शून्यक, इसके यदि जीरोज की बात करी जाए, इसके शून्यक यदि हम अल्फा और बीटा माने
इसके शून्यक, इस समीकरण के शून्यक यदि हम अल्फा और बीटा माने तो ये किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं? शून्यकों से। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा इनका गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ अपने को जो समीकरण दिया गया था वो दिया गया था 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब इसको इससे यदि कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू अपने पास आ जाती है 4 और b की वैल्यू अपने पास आ जाती है 8 और c की वैल्यू होगी 0, क्योंकि यहाँ c का टर्म कांस्टेंट टर्म है नहीं। तो a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू 8 होगी और c की वैल्यू 0 होगी। अब ये चेक करना है क्या बराबर आए, तो अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिए अल्फा का मान कितना है? 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है? -2 है। यानी इसे सोल्व करने पर कितना आया? -2 आया, -2 आया। क्या आना चाहिए? -b/a आना चाहिए। b का मान देखो कितना है? 8 है। b का मान कितना है? 8। तो यदि इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी 4 से, तो ये हो गया -8/4 ये हुआ। अब माइनस निशान तो अलग रह जाए और 8 जो है 8 किसका मान है? b का है, तो ये हो गया b/4 किसकी वैल्यू है? 4 है a की, तो ये a हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? -b/a। यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार से ये जो दूसरा रिलेशन है इसका वेरिफिकेशन भी अपन कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन भी अपन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो देखिए यहाँ से लेके चलते हैं। अल्फा का मान 0 है इंटू, ये इस प्रकार से लिख सकते हो आप, इंटू बीटा का मान -2, तो कितना हुआ? 0 ही तो हुआ, 0 ही तो हुआ। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दें 4/4 से, तो ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये 0 ही हो गया और ये 4 है। अब c की वैल्यू कितनी थी? वैल्यूज कितनी बताई थी? a की वैल्यू थी 4, b की वैल्यू थी 8, c की वैल्यू थी 0। तो इस 0 की जगह तो हम रख दें c और इस 4 किसके इक्वल है? a के। तो देखिए क्या बताया था? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वेरिफिकेशन हो गया। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? दिए गए एक्सप्रेशन के शून्यक कैलकुलेट किए, शून्यक। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए जैसे समीकरण आपको दे रखा है x² -15, ये पहले इसके शून्यक कैलकुलेट करते हैं, शून्यक। तो इसको फैक्टोराइज कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? x प्लस √15 इंटू x माइनस √15 फैक्टर कर लिए। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। इसे 0 के बराबर रखने पर x का मान एक तो आ जाएगा -√15 और एक आ जाएगा +√15। ये क्या आ गए? शून्यक। ये शून्यक हो गए इस एक्सप्रेशन के। अब वेरिफिकेशन करना है, यानी ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। वेरिफिकेशन करना है। देखो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान है -√15 प्लस बीटा का मान कितना है? √15। तो ये √15 पॉजिटिव हुआ, ये √15 नेगेटिव हुआ, कैंसिल हो जाएगा 0। अब कोफिशिएंट्स की यदि बात करें यहाँ से, तो यहाँ अपने पास a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू x का टर्म है ही नहीं 0,
और सी की वैल्यू है अपने पास -15 ये सी का मान। अब देखते हैं, अब ये 0 आया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो इसे 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, एक ही बात है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब 0 किसका मान है, b का है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ। अब 0 न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, तो माइनस निशान भी लगा सकते हो। यहाँ माइनस निशान यदि लगा दिया जाए, यहाँ माइनस निशान, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस और 0 का मान b हो गया, और 1 किसका मान है, 1 a का है। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करी जाए, तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है -√15, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है √15। मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए तो माइनस और प्लस माइनस का निशान हुआ, √15 को √15 से करेंगे तो 15 हो गया। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है जिस प्रकार से 0/1 किया, यहाँ पर भी हम 15/1 कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम -15/1 लिखा जा सकता है। और -15 किसका मान है, सी का, तो ये हो जाएगा c/1 किसका मान है, a का, ये a हो गया। तो ये कोफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन होगा किसके साथ, शून्यकों के साथ, जीरोज़ के साथ। तो ये था किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करना और फिर उनके कोफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन करना, उनके मध्य स्थित रिलेशन का। अब इसके बाद एक आसान सा प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या होगा, यदि आपको या तो क्या दिए जाएं, शून्यक दिए जाएं, अलग अलग किसी भी समीकरण के शून्यक दिए जाएं और उससे आपको समीकरण बनाना हो, या फिर आपको क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दिया जाए आपको √2 और 1/3 हो तो द्विघात समीकरण लिखिए। ये प्रश्न हो जाए भाई, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, योग ये हुआ √2 और गुणनफल दे रखा है जो ये है। यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जिक्र हुआ था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया शून्यकों का योग, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी जिक्र हुआ था, ये हो गया गुणनफल। तो यदि शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे रखा है तो आप समीकरण कैसे लिखेंगे वो देखिए। उसके लिए यदि शून्यक क्या हो, शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो, शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तो उस अवस्था में समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा, ये याद रखना भाई, समीकरण होगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ये होगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। अपने प्रश्न में योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था √2 तथा गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/3।
अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम समीकरण की बात करें तो ये मान हम यहाँ रख दें। यहाँ रखने पर अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2। ये √2 यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद में ये एक्स हो गया प्लस ये एक्स हो गया और प्लस फिर क्या आएगा अल्फ़ा बीटा का मान है 1/3 बराबर 0। अब 1/3 3 फ्रैक्शन में चला गया, तो चाहें तो हम 3 जो बट्टे में चला गया, भिन्न में चला गया, इसको हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दें। गुणा करने पर समीकरण हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये यहाँ गुणा होगा तो 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। यानी किसी समीकरण के यदि आपको क्या दिए जाएं, शून्यक दिए जाएं, शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिए जाएं, तो उनकी सहायता से आप समीकरण कैसे बनाएंगे वो ये तरीका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लेंगे आप। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, भाग करने का तरीका, भाग कैसे करेंगे, बीजीय व्यंजकों का भाग, बीजीय व्यंजकों का भाग, व्यंजकों का भाग। जैसे आपको कहा जाए कि f(x) बराबर कोई समीकरण दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है जो दे रखा 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ये दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका अपना वही जो पुराना तरीका है वो आपको याद रखना। उसी तरीके से सिर्फ यहाँ ध्यान रखा जाता है कि भाग में पहला जो टर्म है वही ध्यान रखा जाता है, फर्स्ट टर्म। तो देखो किस प्रकार से भाग लगाएंगे, चलो भाग लगाने का वही तरीका। f(x) आपको क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। किसका भाग लगाना था, दूसरा जो gx टर्म दे रखा था वो आपको दिया था 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। यहाँ इसका जो ऑर्डर है वो इस ऑर्डर की तरह करेंगे। सबसे पहला काम यही आपको देखना है और मिस्टेक यही होती है, तो इसे आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करें। मैंने कहा पहला टर्म ध्यान रखना है, तो पहला टर्म यहाँ 3x³ है, यहाँ x स्क्वायर है, कितनी बार डिवाइड होगा 3x बार। 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x³, 3x को 2x से करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया, 3x को 1 से करेंगे तो 3x हुआ। अब घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस का हो गया, 6x स्क्वायर माइनस का हो गया, तो माइनस के बच गए 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर, और यहाँ 2x और 3x माइनस का है तो माइनस का x बचा प्लस 5। वापस फर्स्ट टर्म ये है और यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, तो -5 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो -5x स्क्वायर हो गया, और -5 को 2x से किया तो माइनस का हो गया 10x हो गया, -5 को 1 से किया तो -5 हो गया। अब घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। अब यदि बात करी जाए कितना बचता है, देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है, माइनस का x हुआ, 10x प्लस का हो गया, तो यहाँ 9x तो प्लस का बच गया, और यहाँ 5 ये भी प्लस का है, ये 5 भी प्लस का हो गया, तो प्लस का बचा 10। अब ये 9x प्लस 10 में देखिए इसकी पावर x स्क्वायर है, ये पावर एक ही है x की, इसका मतलब ये छोटा एक्सप्रेशन हो गया, तो ये तो हो जाएगा शेषफल, शेषफल जिसको हम कहेंगे रिमाइंडर, और ये होगा भागफल यानी कोशेंट। उम्मीद है भाग लगाने का तरीका भी आपको
समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको निकालना है। फिर भी बाय द वे यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएंगे कि कहाँ आपको कन्फ्यूज़न रहा, कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आई। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ आपको क्या देखना, यदि कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका एक फैक्टर है या नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, शेषफल यदि ज़ीरो आ जाए तब तो हम कहेंगे ये इसका एक फैक्टर है, और रिमाइंडर यदि ज़ीरो नहीं आए उसके अलावा कोई ना कोई संख्या बचे तो उस अवस्था में हम कहेंगे ये इसका एक फैक्टर नहीं है। तो ये था भाग, और ये पॉलिनोमियल जो थर्ड चैप्टर था कक्षा 10 का उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो है इसका जो भी मैटर रहेगा वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकंड वीडियो में क्या आएगा, सेकंड वीडियो में आएगा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां होती हैं उन विधियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करना है, और सबसे अहम और मुख्य बात है अपने चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करेंगे।